देखिए, इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था मैट्रिक्स के प्रकार। उनमें मैंने बात की थी, कौन सी मैट्रिक्स बताया था? स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और तत्समक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट प्रकार की तरफ चलते हैं। अगला प्रकार आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, देखिए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है? त्रिभुजाकार जो मैट्रिक्स है वो दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यहां देखिए, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, यहाँ ध्यान दें, इसके अवयव ले लेता हूं मैं 2 3 4 0 5 6 7 0 0 और 7। ये कोई मैट्रिक्स लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ देखिए 3x3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, ये वर्ग मैट्रिक्स है। 3x3 कोटि का एक वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने। इसमें ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 2 5 और 7। अब देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, यानी मुख्य विकर्ण ने इस मैट्रिक्स के दो पार्ट कर दिए। यानी ये तो मुख्य विकर्ण रहा, इधर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं अपन मुख्य विकर्ण के नीचे वाला पार्ट, और ये जो है 3 4 6 जहां लिखे हुए हैं इसको कहते हैं अपन मुख्य विकर्ण के ऊपर वाला पार्ट। यानी इस मुख्य विकर्ण ने दो पार्ट कर दिए, एक तो ये वाला मुख्य विकर्ण से इधर वाला और एक मुख्य विकर्ण से इधर वाला। तो ये मुख्य विकर्ण के इधर वाले जो अवयव हैं इनको कहते हैं मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, और इधर वाले जो अवयव है मुख्य विकर्ण से इधर वाले, ये 3 4 6 जहां हैं, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव। तो यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। तो ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ये तो मुख्य विकर्ण और इसके नीचे के जितने अवयव हैं मुख्य विकर्ण से इधर वाले जो अवयव हैं वो सारे शून्य होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे अपन ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसको कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव यदि शून्य है तो ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनता है। देखिए मैं मिलान कर रहा हूं, ये तो मुख्य विकर्ण हो गया, इन अवयवों को और मिला देता हूं, देखो इसको मिला दिया है, यहाँ एक ऊपर की तरफ एक त्रिभुज बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं अपन ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और ऊपर की तरफ जो त्रिभुज बनता है ना वो तभी बनता है जब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो। यानी शून्यों को छोड़कर इन अवयवों को आपस में यदि मिलाएं इस तरीके से तो ऊपर की तरफ एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं अपन ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार की मैट्रिक्स में बताया मैंने ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, जैसे यहाँ ये सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उसको कहेंगे अपन ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। ठीक, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जिसका अपोजिट है। यहाँ ऊपर की तरफ त्रिभुज बनता है, इसमें नीचे की तरफ त्रिभुज बनेगा, और नीचे की तरफ त्रिभुज तभी बनेगा जब मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर देखें 4 3 5 0 6 8 9 0 0। अब ये मैट्रिक्स लिखा है मैंने, ये भी 3x3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स बी नाम दे दिया। यहाँ देखिए ये तो इसका मुख्य विकर्ण है, ये इसका मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक, और मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जो अवयव हैं इस मुख्य विकर्ण से ऊपर वाले 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो मुख्य विकर्ण से ऊपर वाले जो अवयव है वो सभी शून्य हैं। तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे अपन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है। जब ये शून्य हो गए तो शून्यों को छोड़कर त्रिभुज बनेगा, ये तो मुख्य विकर्ण होगा। अब जैसे ये 9 को 8 से मिलाया, ये
ये तो ये त्रिभुज सा लग रहा है, या नीचे की तरफ एक त्रिभुज बनता है, इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यानी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की डेफिनेशन में अपन इतना कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ये वाले शून्य होने चाहिए, तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को कहेंगे अपन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं, तो ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है और ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं समान मैट्रिक्स। नेक्स्ट आठवीं प्रकार हो गए। नेक्स्ट 9 समान मैट्रिक्स। देखिए समान मैट्रिक्स क्या होता है। समान मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स, एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ दो मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, एक तो मैट्रिक्स लिया है मैंने A और दूसरा मैट्रिक्स लिया है मैंने B। ठीक, दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनकी कोटि तथा संगत अवयव समान हो। दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं यदि उनकी कोटि तथा संगत अवयव समान हो। जैसे दो मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन, ये मैट्रिक्स लिया है, ध्यान दें, A11 A12 A13 A21 A22 A23। यहां मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया है एक जिसकी कोटि है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स लिया है मैंने B। ठीक, इसके अवयव ले रहा हूं मैं B11 B12 B13, यहाँ B21 B22 और B23, इसकी भी कोटि 2/3 है। यहाँ देखिए ये दोनों मैट्रिक्स समान होंगे यदि इनकी कोटि समान हो तथा संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव भी समान होने चाहिए, यानी मैट्रिक्स A तथा B समान मैट्रिक्स होंगे। समान मैट्रिक्स होंगे यदि कब होंगे, जब इनकी एक तो कोटि समान हो। तो यहां देखिए कोटि समान है, A मैट्रिक्स की कोटि भी 2/3 है, B मैट्रिक्स की कोटि भी 2/3 है, तथा इनके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत अवयव समान होने का मतलब है कि जैसे ये अवयव है A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। यानी A11 का जो मान है वो B11 के बराबर होना चाहिए। A11 बराबर B11 होना चाहिए। इसी तरीके से A12 इसके बराबर होना चाहिए B12 के, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी A12 बराबर B12 तथा इसी तरीके से A13 बराबर होना चाहिए B13 के, A21 बराबर होना चाहिए B21 के और A22 बराबर होना चाहिए B22 के और A23 बराबर होना चाहिए B23 के। यानी ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे यदि कब होंगे, जब एक तो इनकी कोटि समान होनी चाहिए तथा कोटि के साथ साथ संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। यानी A11 का जो मान है यानी इसका वो B11 के बराबर होना चाहिए। संगत अवयव होने का मतलब है कि जैसे ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो इसका जो मान है वो इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। यहाँ A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो मैट्रिक्स B की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के बराबर होना चाहिए। तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स समान होंगे यदि इनकी कोटि समान हो तथा ये संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A13 बराबर B13, A21 का मान B21 के बराबर होना चाहिए, A22 का मान B22 के बराबर होना चाहिए और A23 का मान बराबर होना चाहिए B23 के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे देखिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं यहाँ 4 5 3 1 2 3। ठीक, ये कोई मैट्रिक्स लिया है, ए मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसकी कोटि है यहाँ 2 तो पंक्ति और स्तंभ में 3, 2/3। अब इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक,
कोई मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, जहां इसकी कोटि दे रखी है हमें 2/3, तो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 बराबर कितने, 6। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या तो m हो, पंक्तियों की संख्या तो m हो तथा स्तंभों की संख्या n हो, तब उस मैट्रिक्स में अवयवों की जो संख्या होगी वो होगी m × n। जैसे यहां देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें पंक्तियों की संख्या m का मान तो है 2, पंक्तियों की संख्या m का मान तो है 2, स्तंभों की संख्या n बराबर है यहाँ 3, और हमें इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या होती है m × n यानी 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये तो मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया मैट्रिक्स से संबंधित। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं अपन 3.1, एक्सरसाइज 3.1 करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यदि आव्यूह A इक्वल टू, इस तरीके से दे रखा है हमें aij 2/4, aij 2/4 हो तो आव्यूह A में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आव्यूह A दे रखा है, जहां आव्यूह A के अवयवों को व्यक्त किया है aij से, जहां इसकी कोटि दे रखी है हमें 2/4 हो तो आव्यूह A में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने अभी थ्योरी में बताया है आपको, इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स A में पहले तो पंक्तियों की संख्या निकाल लो। मैट्रिक्स A में पंक्तियों की संख्या को m से व्यक्त करते हैं, जहां पंक्तियों की संख्या दे रखी है यहाँ 2, तथा स्तंभों की संख्या ज्ञात कर लो। स्तंभों की संख्या को व्यक्त करते हैं अपन n से, जहां n बराबर दे रखा है कितने स्तंभ है इसमें, 4। अतः हमें इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अतः मैट्रिक्स A में अवयवों की संख्या, तो इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था m × n, ये होता है। यानी किसी मैट्रिक्स में यदि पंक्तियों की संख्या तो m हो और स्तंभों की संख्या n हो, तो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या होती है m × n। तो इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, m का मान कितना है यहाँ 2 × n का मान 4 है बराबर 8। यानी देखिए कि यदि कोई मैट्रिक्स यदि 2/4 कोटि का है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। यानी इसमें अवयवों की संख्या 8 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 4/4 कोटि का इकाई आव्यूह लिखिए। इकाई आव्यूह लिखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन, हमें 4/4 कोटि का इकाई मैट्रिक्स लिखना है। इकाई मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स लिखना है, तो लिखेंगे। देखिए उसमें 4/4 कोटि का है, 4 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 4 ही स्तंभ होने चाहिए।
और मैंने आपको बताया है कि इकाई मैट्रिक्स को जनरली अपन कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो 4 ही तो पंक्ति लेनी और 4 ही स्तंभ लेने हैं। तो इकाई मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो सब एक एक होने चाहिए और इन अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। यानी ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो वो इकाई मैट्रिक्स होता है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है ना वो इकाई होने चाहिए एक एक, और इन अवयवों को छोड़कर शेष शून्य होने चाहिए। अब यहाँ देखिए ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 4 तो पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, ये इकाई मैट्रिक्स है 4x4 कोटि का, ठीक है। अभी जैसे 2x2 का निकालना होता है इकाई मैट्रिक्स, तो ये होता 1 0 0 1, इस तरीके से बनाते। 3x3 कोटि का, ये तो 2x2 कोटि का है, 3x3 कोटि का निकालना होता तो इस तरीके से निकालते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका अवयव है ये k+4 3 -1 और k+6, ठीक है। ये इक्वल दे रखा है हमें, यहां पे दिया हुआ है a 3 1 और -1 और -4, -1 और -4। यदि ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्नानुसार इसका सॉल्यूशन देखें, प्रश्नानुसार, ठीक। राजस्थान बोर्ड के लिए 1 नंबर का बहुत अच्छा सवाल बनता है, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, यानी k+4 3 -1 k+6, और ये बराबर दिया हुआ है a 3 -1 -4 के, इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, अपन जानते हैं कि दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स हैं और दो मैट्रिक्स समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हो। तो यहाँ ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगे, समान है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों इक्वल है तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होने का मतलब है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है ये वाला, वो इस अवयव के बराबर होगा, यानी k+4 बराबर होगा a के। इसको डाल दिया हमने समीकरण 1, तथा ध्यान दें हमें a का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? a का। यहां देखिए, यहां k+6 बराबर होगा 3 के, k+6 बराबर 3, इसको डाल दिया हमने समीकरण 2। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन 2 से पहले k का मान निकाल लो यहां से, और k का मान यहां रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, a का। तो इक्वेशन 2 से k का मान निकालेंगे, 6 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 3 - 6, k बराबर आ जाएगा -3। ये तो k का मान है, k का मान रख देंगे समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में, यानी k का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। k का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे k का मान तो यहाँ रख देंगे -3 + 4 बराबर a, तो a बराबर आ जाएगा 1 के। तो a इक्वल टू, देखिए यहां से k का मान निकाला मैंने -3, और ये मान यहाँ पुट ऑफ कर देंगे, तो -3 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ a बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक। इस तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे? संभावित क्रम क्या होंगे? ठीक है, यानी हमें आव्यूह में जो अवयव दे रखे हैं ना वो 6 दिए हुए हैं। ठीक, आव्यूह में जो अवयव है वो 6 हैं। अब सवाल पूछ रहा है कि 6 अवयवों वाले आव्यूह की कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, कोटि कहें या क्रम कहें। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अवयवों की संख्या है, कुल टोटल अवयव है यहाँ 6, इसके जितने अपन गुणनखंड कर सकते हैं तो ये इसकी कोटि होंगे। यानी जैसे मैं 6 के गुणनखंड कर रहा हूं, यानी 6 को मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं 1 × 6। ठीक, इस 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6/1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 × 3, इसको लिख सकता हूं मैं 3 × 2, 6। यानी इस गुणनखंड ऐसे भी हो सकते हैं 1/6, या ऐसे भी हो सकते हैं 6/1, 2/3 हो सकते हैं 3/2। यानी इस 6 के गुणनखंड कर लिए हमने इस तरीके से। तो यहाँ गुणनखंड जो है ये इसकी कोटि हो जाएंगे। यानी अपन 1/6 का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक, 6/1 का भी बना सकते हैं। अब जैसे मैं अब मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसमें पंक्तियां तो 1 लूंगा, स्तंभ लूंगा 6, यानी ये बना दिया 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अवयव हैं। ठीक, ये 1/6 कोटि का मैट्रिक्स हो गया। मैं 6/1 का भी बना सकता हूं इसको, यानी ऐसे नहीं बनाऊं, मैं ऐसे बना देता 1 2 3 4 5 6, यानी ये मैट्रिक्स हो गया जिससे ये 6/1 का है। ठीक, 6 पंक्तियां, स्तंभ है कितना 1, तो इस तरीके से है ये। तो ये मतलब ऐसे भी मैट्रिक्स बनाते हैं, सवाल समझे। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें अवयवों की संख्या 6 है तो उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है? 1/6 भी हो सकती है 6 अवयवों वाले अवयवों की, 6/1 भी हो सकती है, 2/3 हो सकती है, ऐसे हो सकती है। देखिए 2/3, 2 तो पंक्तियां हो, 3 स्तंभ हो, 1 2 3 4 5 6। अब ये मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये 2/3 कोटि का है, इसमें भी 6 अवयव है। ठीक, 3/2 कोटि का बना सकते हैं, यानी इस तरीके से बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 3/2 कोटि का है, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, और नहीं बनेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 6 के जितने गुणनखंड संभव है ना उतनी ही मैट्रिक्स की कोटियां संभव होंगी। तो सवाल यही पूछ रहा है कि 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। तो इसके आंसर में केवल अपन इतना लिख सकते हैं कि कोटि, संभावित कोटि ये हो सकती है, संभावित कोटियां ये हो सकती है 1/6 हो सकती है, 6/1 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, और 3/2 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 2/2 कोटि का आव्यूह A ज्ञात कीजिए जिसके अवयव दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5, 2/2 कोटि का आव्यूह A ज्ञात कीजिए, यानी A इस तरीके से दिया हुआ है, संक्षिप्त रूप दे रखा है जहां इसकी कोटि दे रखी है 2/2। आव्यूह A ज्ञात कीजिए, जिसके अवयव जो है ना aij इस प्रकार से दे रखा है। यानी aij बराबर दे रखा है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। यानी सवाल ये कह रहे हैं कि हमें 2/2 कोटि का एक मैट्रिक्स A ज्ञात करना है जिसका अवयव इस प्रकार परिभाषित है। तो ज्ञात करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखें कि हमें मैट्रिक्स A ज्ञात करना है, तो पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं 2/2 कोटि का। ठीक, 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ लेंगे, तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं मैट्रिक्स A को A11 A12
A21 A22, ये 2x2 कोटि का मैट्रिक्स हो गया। तो हमें ये मैट्रिक्स A ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स के लिए हमें A11 चाहिए, A12 A21 A22, तो ये मान ज्ञात कर लेंगे अपन, ठीक है, ये मान ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए मैं अब A11 अवयव ज्ञात कर रहा हूँ। AIJ इस तरीके से परिभाषित है, ध्यान में AIJ इस तरीके से है, तो A11 ज्ञात करेंगे यहाँ, ठीक। तो यहाँ इसमें I का मान 1 लेना है, ये AIJ अवयव है, हमें A11 चाहिए, तो I का मान 1 लेंगे और J का मान 1 लेंगे यहाँ से। तो ये इक्वल लिख रहा हूँ 2, I का मान 1 लिया है मैंने, तो I की जगह 1 लिख देंगे, माइनस J का मान भी 1 लिया है, अपॉन 3 इंटू इस I की जगह 1 और J का मान 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 बटे, नीचे 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4, 1 बटे 4, इस तरीके से आएगा। अब दूसरा अवयव ज्ञात कर रहा हूं, ये वाला A12, तो A12 ज्ञात करेंगे। A12 ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, I का मान तो 1 लेना है इसमें और J का मान 2 लेना है, तो इक्वल टू लिख रहा हूं, I का मान तो 1 लेना है यानी 2 इंटू 1 और J का मान लेना है 2 अपॉन 3 इंटू 1 और J का मान रखना है इसमें प्लस 3 इंटू 1 प्लस J का मान 2 रखना है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो 2 माइनस 2 0 हो गया है और नीचे कुछ भी हो 0 0 आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अपन, अगला अवयव क्या चाहिए हमें, A21 चाहिए मैट्रिक्स A ज्ञात करने के लिए, तो A21 ज्ञात कर लेंगे, A21 ज्ञात करेंगे। अब I का मान तो लेंगे इसमें 2 और J का मान लेंगे 1, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी 3 बटे, ये आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 बटे 7। ये अवयव ज्ञात करना है A22, यानी I का मान 2 लेना है, J का मान भी 2 लेना है। यहाँ पुट ऑफ करेंगे, इक्वल टू ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2। तो कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा ऊपर, नीचे 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 यानी 2 बटे 8, ये आएगा 2 बटे 8 को लिख सकते हैं अपन 1 बटे 4, ठीक। तो ये अभी अब ज्ञात कर लेंगे। सवाल क्या पूछ रहा था कि मैट्रिक्स A ज्ञात करना है, जहां मैट्रिक्स A 2x2 कोटि का है, ये ज्ञात करना है, अतः अपन यहाँ मान रख देंगे, अतः मैट्रिक्स A बराबर हो जाएगा, मान रखेंगे यहाँ, A11 का मान कितना है 1 बटे 4, 1 बटे 4, A12 का मान कितना है 0, ठीक। A21 का मान कितना है 3 बटे 7, 3 बटे 7, ठीक। A22 का मान कितना है 1 बटे 4, 1 बटे 4। तो ये मैट्रिक्स हो गया 2x2 कोटि का A, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस तरीके के कैसा ही क्वेश्चन हो, यानी मैट्रिक्स A ज्ञात करना था यहाँ, जिसकी कोटि 2x2 है, और अभी अब इस प्रकार परिभाषित है। तो पहले अपन क्या करेंगे इस तरीके के सवालों को करने के लिए, कि पहले 2x2 कोटि का मैट्रिक्स पूछ रहा है तो 2x2 कोटि का मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर इसके अवयव ज्ञात करेंगे। यदि 2x3 का पूछता तो 2x3 का बनाते, ठीक। अब इसके अवयव A11 ज्ञात करना है, मतलब I का मान तो इसमें अवयव दे रखा है, I का मान 1, J का मान 1, I का मान 1, J का मान 2, इस तरीके से। तो ये अवयव ज्ञात कर लेंगे अपन सारे इस तरीके से। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है इस तरीके के, वो अपन और हल कर सकते हैं।